हेलो ट्वेल्थ क्लास, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं जॉन मैम बोल रही हूँ और एक बार फिर से मैं आप सभी बच्चों का ऑनलाइन ज्योग्राफी की क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमारा जो पिछला लेसन जनसंख्या का था फर्स्ट बुक का, वो कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग फर्स्ट बुक का ही लेसन जो नंबर 3 है ना, अध्याय 3, वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, छोटा सा लेसन है ये, तो इसलिए इसका एक ही भाग बनेगा। तो मैंने नोट्स नहीं बनाया, मैं डायरेक्ट आपको बुक से बता दे रही हूँ जो मेन चीज़ें हैं ना। तो टॉपिक का नाम क्या है, लेसन का नाम क्या है बच्चों? जनसंख्या संगठन, है ना। तो जनसंख्या संगठन क्या होता है? मतलब जनसंख्या की संरचना। तो जनसंख्या संरचना में हम किन किन चीज़ों को पढ़ेंगे? सबसे पहला लिंग संगठन यानी लिंग संरचना। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आयु संरचना, ठीक है। और फिर आयु संरचना के बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे आपका ग्रामीण और नगरीय संगठन यानी ग्रामीण और नगरीय संरचना। और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साक्षरता और व्यावसायिक संरचना, है ना। तो इतने पॉइंट्स इसमें हम लोग कवर करेंगे। तो मैं जल्दी से आपको ये लेसन समझा देती हूँ। कुछ चीज़ें इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। तो सबसे पहले तो आपका है लिंग संगठन या लिंग संरचना, या इसको लिंग अनुपात भी बोलते हैं। ठीक है, ये आप बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है। तो सबसे पहले लिंग संगठन या लिंग संरचना है क्या, किसको बोला जाता है? तो लिंग संगठन हम लोगों ने सेकेंड बुक में भी पढ़ा है, ज्योग्राफी वाले में, है ना, सेकेंड बुक जो था उसमें भी। तो लिंग संगठन मतलब इसको क्या का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है? तो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जो संख्या होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? लिंग संगठन, है ना। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जो संख्या होती है, अनुपात होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? लिंग संगठन बोलते हैं या लिंग अनुपात कहते हैं। ठीक है। तो भारत में तो जो लिंग अनुपात जो मापा जाता है, जो उसका सूत्र है मापने का, वो है पुरुष, है ना, पुरुष जनसंख्या और बटे स्त्री जनसंख्या गुने 1000, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या गुने 1000। ये भारत में है। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जहाँ स्त्रियों प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या क्या की जाती है, मालूम की जाती है। तो प्रति 1000 स्त्रियों पर कुल पुरुषों की संख्या, है ना, ये भी क्या है बच्चों? आपका सूत्र है या फॉर्मूला है, जिसके आधार पर लिंग अनुपात जो है वो मालूम किया है। तो भारत में जो फॉर्मूला है वो है प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। लेकिन दुनिया के बहुत सारे देश है जहाँ लिंग अनुपात मालूम करने के लिए जो सूत्र अपनाया जाता वो ये है, प्रति 1000 स्त्रियों के ऊपर पुरुषों की संख्या। तो लिंग अनुपात क्या है बच्चों? प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या या फिर प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या को हम लिंग संगठन या लिंग संरचना या लिंग अनुपात कहते हैं। तो विश्व में लिंग अनुपात जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ है? संसार में लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात जो विश्व में है, उच्चतम लिंग अनुपात, वो है लैटविया में। कहाँ पर है? लैटविया। ये यूरोप का देश है छोटा सा, जहाँ सबसे ज़्यादा विश्व में लिंग अनुपात है। ठीक है। और सबसे कम यानी निम्न लिंग अनुपात विश्व में कहाँ है? तो सबसे निम्न यानी कम लिंग अनुपात जो है वो संयुक्त अरब अमीरात में है ना। ये एशियाई देश है ना। और ये आपका लैटविया जो है वो यूरोपीय देश है। तो सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात लैटविया में, सबसे कम लिंग अनुपात या लिंग संरचना संयुक्त अरब अमीरात में है, जहाँ प्रति 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष हैं, है ना। और लैटविया में कितने हैं बच्चों? प्रति 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष हैं, यानी यहाँ पुरुष कम
स्त्री ज़्यादा हैं। और विश्व में जो औसत लिंग अनुपात है वो कितना है? तो विश्व में यानी पूरी दुनिया में जो लिंग अनुपात है वो है प्रति 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष। तो ये है बच्चों लिंग अनुपात, है ना। विश्व में किस देश में ज़्यादा है लिंग अनुपात और किस देश में कम है। अपने एशिया देश में देखा जाए तो एशिया देश में जो लिंग अनुपात जहाँ कम है उनमें है चीन, भारत, सऊदी अरब, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। ये वो देश हैं जहाँ एशिया महाद्वीप में सबसे कम लिंग अनुपात जो है वो पाया जाता है। तो लिंग अनुपात यानी स्त्रियों की संख्या कम होने का कारण क्या है बच्चों? तो लिंग अनुपात या स्त्रियों की संख्या कम होने का कारण है कि पहला कारण है कि स्त्री भ्रूण हत्या, है ना। पहला कारण है स्त्री भ्रूण हत्या। दूसरा है स्त्री शिशु हत्या। पहला है स्त्री भ्रूण हत्या, दूसरा है स्त्री शिशु हत्या और तीसरा है स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा। स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा। और चौथा कारण है स्त्रियों की सामाजिक आर्थिक स्तर का निम्न होना। स्त्रियों की सामाजिक आर्थिक स्तर का निम्न होना, ये मेन 4 कारण हैं। इसीलिए विश्व में लिंग अनुपात क्या है वो कम पाया जाता है। तो समझ में आ गया लिंग अनुपात क्या है या लिंग संगठन। अब नेक्स्ट हेडिंग आता है आयु संरचना। आयु संरचना क्या है? आयु संरचना वो सूचक है ना, जिसमें विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की संख्या को क्या करता है, दर्शाता है या प्रदर्शित करता है ना। तो आयु संरचना वो सूचक है ना, जो विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की संख्या को क्या करता है, दर्शाता है। ठीक है। आयु संरचना के द्वारा ही हम बच्चों जन्म दर, मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा और कार्यशील जनसंख्या के बारे में क्या करते हैं, मालूम करते हैं, है ना। तो ये जनसंख्या का जो घटक है उसमें सबसे महत्वपूर्ण सूचक या घटक जो है वो माना जाता है, क्योंकि इसी के आधार पर जन्म दर, मृत्यु दर और जीवन प्रत्याशा का मतलब जो लोगों के जीने की औसत आयु है, और कार्यशील जनसंख्या, है ना, कार्यशील जनसंख्या, इनके बारे में हम आयु संरचना से भी ही क्या करते हैं, जानकारी या सूचना क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक है। अब चलते हैं बच्चों आयु संरचना के बाद। आयु संरचना के आधार पर जनसंख्या को मुख्य रूप से 3 वर्गों में हम बांट सकते हैं। कौन से? पहला वर्ग है 0 से लेकर 14 वर्ष तक वाला, है ना। दूसरा है 15 से लेकर 59 साल वाला, 59 ईयर्स का, है ना। और तीसरा वर्ग है 60 साल से अधिक, 60 साल से अधिक, 60 वर्ष से अधिक, है ना। तो कितने भाग होंगे आयु संरचना के आधार पर जनसंख्या को? 3 वर्ग। पहला 0 से 14 साल वाला वर्ग, दूसरा है 15 से 59 साल वाला और तीसरा है 60 वर्ष से अधिक वाला वर्ग। तो जो हमारा 0 से 14 वर्ष वाला है ये कैसा जनसंख्या है? ये वो जनसंख्या जिसमें बच्चे आते हैं जो दूसरों पर, माता पिता पर निर्भर होते हैं ना, यानी कार्यशील लोगों पर निर्भर। इसलिए इसको आश्रित, इस वर्ग को आश्रित जनसंख्या में रखा गया है। ठीक है, क्योंकि ये दूसरे पर निर्भर है, दूसरे मतलब माता पिता पर। दूसरा वर्ग कौन सा आता? 15 से 59 साल वाला। ये वो वर्ग है जो काम करता है, यानी ये कार्यशील जनसंख्या, ये युवा लोग हैं ना। तो युवा लोग को क्या काम है बच्चों? वो युवा क्या करते हैं? ये आश्रित नहीं है, ये काम करते हैं ना, किसी न किसी व्यवसाय से जुड़े होते हैं। तो ये कार्यशील जनसंख्या है। ठीक है। 60 वर्ष से अधिक, इसमें ज़्यादातर लोग कौन कौन आ जाते हैं? वृद्ध लोग। वृद्ध लोग भी क्या हैं? आश्रित हैं।
आश्रित वृद्ध इसलिए हैं कि ये अपने बच्चों पर निर्भर होते हैं ना। तो आयु संरचना के आधार पर हम जनसंख्या को इन 3 वर्गों में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। चलें आगे। अब आता है हमारा दूसरा जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, वो है आयु लिंग पिरामिड। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, आयु लिंग पिरामिड। तो आयु लिंग पिरामिड क्या होता है बच्चों, ये हम लोग देखेंगे। तो विशेष प्रकार का ये क्या होता है, रेखा चित्र होता है, जैसे आपकी बुक में दिखाया गया है, जिसके द्वारा जो है जनसंख्या की आयु और संरचना, है ना, आयु लिंग और संरचना का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये एक विशेष प्रकार का क्या होता है, रेखा चित्र होता है, जिसके द्वारा जनसंख्या की आयु एवं लिंग संरचना का क्या किया जाता है, अध्ययन के। इसकी आकृति जो है वो बहुत कुछ कैसी होती है बच्चों, पिरामिड जैसी होती है ना। ठीक है, इसीलिए इसे संख्या पिरामिड कहा जाता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, संख्या पिरामिड। अगर आप इस चित्र में देखें तो इधर बाईं तरफ पुरुष हैं और दाईं तरफ किसको दिखाया गया है, स्त्रियों को दिखाया गया है ना। तो इस रेखा चित्र में या इस पिरामिड में जो है जनसंख्या का जो विभिन्न आयु वर्ग है, उसमें बाईं तरफ पुरुषों को और दाईं तरफ किसको दिखाया गया है, स्त्रियों को प्रदर्शित किया गया है। इसीलिए इसको बोला जाता है आयु लिंग पिरामिड। इधर आयु है और इधर पुरुष हैं, इधर स्त्री हैं, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया, आयु लिंग पिरामिड, क्योंकि इसमें बाईं तरफ पुरुष और दाईं तरफ स्त्रियों को दर्शाया गया है। और इसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार, इसलिए इसको क्या बोला गया, आयु लिंग पिरामिड। चलिए बच्चों, आयु लिंग पिरामिड जो है वो 3 प्रकार का है ना। 3 प्रकार के हैं। पहला प्रकार है विस्तारित होती जनसंख्या, दूसरा प्रकार है स्थिर जनसंख्या, और तीसरा प्रकार है इसका ह्रासमान, है ना, जनसंख्या। तो ये 3 आयु लिंग पिरामिड के ये 3 प्रकार हैं। ठीक है, तो पहला प्रकार हम लोग देखते हैं। पहला प्रकार है विस्तारित होती जनसंख्या। ये पिरामिड आपको देख रहे होंगे, ये पिरामिड जो है ऊपर लिखा भी है नाइजीरिया, यानी इस पिरामिड में, यानी ये पिरामिड जो है वो बहुत कुछ नाइजीरिया के आयु और लिंग पिरामिड से क्या होता है, मिलता जुलता है ना। यानी ये पिरामिड और नाइजीरिया का जो आयु और लिंग पिरामिड है वो दोनों एक जैसे दिखते हैं। इसका आकार कैसा है बच्चों, त्रिभुजाकार है ना। कैसा आकार है, विस्तृत आकार, यानी नीचे देखिए इस ज़्यादा विस्तार है और ऊपर ये क्या हो गया है, पतला हो गया। ठीक है, ऐसा आकार इसलिए है क्योंकि इस ये वाला जो पिरामिड है, इसमें जन्म दर क्या होती है, उच्च होती है। जन्म दर क्या है, अधिक है ना। तो जन्म दर अधिक होने के कारण जो निम्न आयु वर्ग है, निम्न आयु वर्ग मतलब जो आपका ये 0 से 4 है, 5 से 9 वर्ष वाले हैं, है ना, इनकी संख्या क्या है बच्चों, ज़्यादा पाई जाती है। जबकि जो हमारे जैसे जैसे उम्र बढ़ता गया है, आयु बढ़ती गई है, उनकी संख्या क्या होती गई, कम होती गई, है ना। तो इसलिए इसका आकार क्या हो गया है, नीचे चौड़ा और ऊपर क्या हो गया, पतला हो गया। इसलिए इसका आकार भी कैसा है बच्चों, त्रिभुजाकार है। तो त्रिभुजाकार क्यों है, क्योंकि इस पिरामिड में जन्म दर जो है वो क्या है, उच्च है। यानी ज़्यादा जन्म दर होने के कारण जो निम्न आयु वर्ग मतलब ये निम्न आयु वर्ग वालों की जो संख्या है या जनसंख्या है वो क्या है, ज़्यादा है। इसलिए निचला भाग जो है उसका आकार काफ़ी विस्तार वाला है, विस्तृत है, और ऊपरी भाग इसका क्या हो गया है, पतला हो गया। इसलिए इसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार। तो ये कैसा पिरामिड है, विस्तारित होती जनसंख्या का पिरामिड। दूसरा है स्थिर जनसंख्या। स्थिर जनसंख्या पिरामिड, जिसका आकार जो है वो बहुत कुछ घंटी के जैसा है ना, घंटी जो बेल होती है ना, उसके समान। अगर हम इस पिरामिड को देखें तो ये जो पिरामिड है वो ऑस्ट्रेलिया, है ना, का जो लिंग आयु और लिंग पिरामिड है उसको दर्शाता है। इसका आकार कैसा है,
घंटी के, क्यों घंटी के आकार का है? क्योंकि इस पिरामिड में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या हैं? समान हैं, एक समान है। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या हैं? एक समान। इसलिए जनसंख्या ना तो कम हो रही है ना बढ़ रही है, बल्कि जनसंख्या इसमें क्या है बच्चों? स्थिर है। अगर आप ये देखें तो इस पिरामिड का जो निचला भाग है, यानी नीचे वाला जो भाग है इसका, है ना, वो आधार जो है वो क्या है? चौड़ा है। फिर ऊपर देखिए तो ये क्या हो गया? पतला हो गया, है ना। और उसके बाद अब ज़्यादा फैलाव भी नहीं है। तो ज़्यादा विस्तार इसलिए नहीं है क्योंकि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या हैं? एक समान है ना। इसलिए इसका आकार कैसा बना है बच्चों? बेल के आकार का। कैसा आकार बना है? बेल के आकार का, घंटी के आकार का बना है। तो ये कैसा पिरामिड है? स्थिर जनसंख्या वाला पिरामिड। क्यों स्थिर जनसंख्या वाला पिरामिड है ऑस्ट्रेलिया का? क्योंकि यहाँ जन्म दर मृत्यु दर लगभग समान है, जिसके कारण जनसंख्या न घट रही है न बढ़ रही है, बल्कि कैसी है? स्थिर है। तीसरा प्रकार कौन सा है? तीसरा प्रकार है ह्रासमान जनसंख्या। ह्रासमान मतलब घटना, ह्रास का मतलब घटना, कम। अब ये है आपका पिरामिड जो दिखाया गया रेखा चित्र, वो जापान का है ना। तो जापान का पिरामिड कैसा है? ह्रासमान, है ना। किस आकार का है ये? शुंडा का। शुंडा आकार का मतलब होता है कि नीचे जो है वो चौड़ा है और ऊपर जाकर क्या हो गया है? ये पतला हो गया है। तो ऐसा क्यों है? शुंडा आकार क्यों है या पतला? आधार नीचे का जो है वो संकीर्ण आधार, यानी संकीर्ण का मतलब सकरा आधार है, और शीर्ष भाग इसका कैसा हो गया है? पतला हो गया है। ये देख रहे, पतला। क्यों ऐसा है? क्यों कि यहाँ पर जापान में जो है वो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या हैं बच्चों? निम्न है। निम्न का मतलब कम है, यानी जन्म दर भी कम है और मृत्यु दर भी कम है। इसलिए जो यहाँ का पिरामिड बना है उसका आकार कैसा है? शुंडाकार। शुंडाकार का मतलब जिसका आधार जो है वो कैसा है? सकरा है, और शीर्ष कैसा है? पतला हो गया है। तो इसका आकार कैसा है? शुंडाकार, है ना। यानी नीचे चौड़ा और ऊपर जाकर पतला होता गया। ठीक है। यानी इस पिरामिड में, जापान का जो पिरामिड है, चूँकि इसमें जन्म दर भी निम्न है, कम है, मृत्यु दर भी कम है, इसलिए इसमें इस पिरामिड में जो जनसंख्या है ना, या इस प्रकार जापान जो देश है वहाँ जनसंख्या में वृद्धि जो है वो शून्य है। शून्य का मतलब जनसंख्या में वो किसी प्रकार की ना तो कमी हो रही है ना वृद्धि हो रही है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? जनसंख्या वृद्धि शून्य है या फिर ऋणात्मक है। ऋणात्मक मतलब कम है। तो इस तरह का पिरामिड कहाँ का है बच्चों? शुंडाकार, जापान का। क्यों है? क्योंकि यहाँ जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कम है, यानी जनसंख्या में वृद्धि जो है वो शून्य है, यानी किसी प्रकार की जनसंख्या में बढ़ोतरी नहीं हो रही जापान में। इसलिए इसका जो पिरामिड बना है उसका आधार सकरा है, संकीर्ण है, और जो शीर्ष है वो कैसा है? पतला, यानी शुंडाकार है। तो ये हो गया बच्चों हम लोगों का आयु लिंग पिरामिड। अब चलते हैं, हमारा चौथा हेडिंग है ग्रामीण और नगरीय संगठन। ग्रामीण और नगरीय संगठन, यानी ग्रामीण और नगरीय जो जनसंख्या होती है ना, या जो क्षेत्र होते हैं ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र, उनका विभाजन जो है वो प्रायः बच्चों निवास के आधार पर किया जाता है। ये कभी कभी बोर्ड में पूछा जाता है कि ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों का विभाजन किस आधार पर होता है? तो इसका विभाजन निवास के आधार पर किया जाता है ना। इसलिए जो हम देखते हैं ना बच्चों, जो गांव में लोग हैं जो जिनका जीवन ज़्यादातर किस पर निर्भर है बच्चों? प्राथमिक क्रियाओं पर। प्राथमिक क्रिया जैसे मतलब कृषि है ना, पशुपालन है, और कृषि से जुड़ी अन्य जो क्रियाएं हैं, है ना, तो उनको हम बोलते हैं ग्रामीण क्षेत्र। और नगरीय क्षेत्र वो होते हैं बच्चों जो अन्य प्रकार के जो व्यावसायिक काम होते हैं, है ना, जैसे उद्योग धंधे, है ना, परिवहन, संचार, इन सब
कामों में क्या होता है, उद्योग धंधे और जो विनिर्माण होते हैं और अन्य सेवाएं होती हैं, व्यवसाय वगैरह, उनसे जुड़े होते हैं। तो जो जनसंख्या है वो इन दो क्षेत्रों में पाई जाती है, और एक तो नगरीय क्षेत्र और दूसरा ग्रामीण क्षेत्र। और इनका विभाजन किसके आधार पर किया जाता है? निवास के आधार पर इनका विभाजन जो है वो किया जाता है। हमारे एशिया महाद्वीप की जो 60 से 65% जनसंख्या है वो ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, और जो हमारे यूरोपीय देश हैं, अमेरिका वगैरह जो देश हैं, वहाँ की 25 से लेकर 30% जनसंख्या जो है वो 25 से लेकर 30% जनसंख्या जो है कहाँ रहती है? नगरों में रहती है ना, यूरोप और अमेरिका की। और एशिया की 60 से 65% जनसंख्या कहाँ रहती है? गांव में रहती है ना। तो ये है बच्चों ग्रामीण और नगरीय संगठन। ठीक है, अब चलते हैं हमारा साक्षरता। साक्षरता मतलब क्या होता है? किसको बोलते हैं साक्षरता बच्चों? साक्षरता का मतलब होता है वो हर व्यक्ति जो पढ़ना लिखना जानता हो। ठीक है, तो भारत में जो साक्षरता दर है वो 7 वर्ष से अधिक आयु वाले जनसंख्या है ना के प्रतिशत को सूचित करता है। यानी भारत में साक्षरता दर जो है वो 7 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या को क्या करता है? सूचित करता है। वो जनसंख्या जो पढ़ लिख सकता है और क्या रखता हो? जिसमें समझ के साथ अंक गणित है ना, अंक गणितीय परिकलन करने की क्या हो? योग्यता है। यानी 7 वर्ष से अधिक की जनसंख्या को इसमें शामिल किया गया है, जो पढ़ लिख सकता हो और जो किसकी समझ रखता हो? अंक गणितीय। अंक गणितीय मतलब जो दैनिक जो हिसाब किताब हो ना, राशन पानी का जो हिसाब किताब होता है, बिल, उसको क्या हो? समझ हो। तो ऐसे व्यक्ति को भारत में साक्षरता के अंतर्गत जो है वो रखा जाता है, यानी उसको साक्षर व्यक्ति में शामिल किया जाता है। तो हर वो व्यक्ति जो लिख पढ़ सकता हो, 7 साल से ऊपर का है ना, जिसको थोड़ी बहुत क्या हो? हिसाब किताब करने की समझ हो, उसको भारत में साक्षरता में सम्मिलित किया जाता है। अब आता है व्यावसायिक संरचना। व्यावसायिक संरचना का मतलब होता है वो जनसंख्या जो विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में क्या हो बच्चों? संलग्न हो, उसको हम बोलते हैं जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना। जैसे अभी हम लोगों ने शुरू में देखा था ना, जनसंख्या की आयु संरचना में कि 0 से 14 वाले जो हैं वो आश्रित हैं है ना, और 60 साल से ऊपर वाले भी क्या हैं? आश्रित हैं, और 15 से 59 साल वाले जो हैं वो कार्यशील हैं। 15 से 59 साल वाले लोग जो हैं वो कार्यशील हैं। ये कार्यशील जनसंख्या जो विभिन्न व्यवसायों में संलग्न है, उसी को हम बोलते हैं जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना। व्यावसायिक संरचना के आधार पर हम व्यावसायिक जो क्षेत्र हैं उनको 4 भागों में क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। पहला है प्राथमिक क्षेत्र या सेक्टर, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र या सेक्टर, तीसरा है तृतीयक क्षेत्र या सेक्टर, और चौथा है चतुर्थक क्षेत्र या सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र में कौन से कार्य आते हैं? कृषि, पशुपालन है ना, कृषि और पशुपालन। ठीक है, और द्वितीयक क्षेत्र में क्या आते हैं? उद्योग वगैरह है ना। तृतीयक क्षेत्र में कौन आता है? परिवहन और संचार। और चतुर्थक क्षेत्र में कौन आता है? अनुसंधान और वैचारिक विकास है ना। तो व्यावसायिक संरचना के आधार पर हम
व्यावसायिक क्षेत्रों को 4 भागों में क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, बांट सकते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र और चतुर्थक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, वानिकी वगैरह है। द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग, विनिर्माण उद्योग है। और तृतीयक क्षेत्र में परिवहन, संचार है। चतुर्थक क्षेत्र में अनुसंधान और वैचारिक विकास आदि आते हैं। तो ये लेसन बच्चों आपका पूरा हो गया है। और इसमें है ना, आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा बच्चों। थैंक यू बच्चों।